बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक प्रिंसिपल मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स। क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स, क्वांटाइज्ड एब्जॉर्प्शन से मुराद है कि खास एनर्जी की या खास फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, उनके उनके जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। और ये किस रीजन से बिलोंग करती हैं, कौन सी एनएमआर में जो स्पेक्ट्रम में जो रीजन है रेडिएशंस का, वो कौन सा यूज होता है? रेडियो वेव्स। ठीक है, कंपैरिजन करना है यूवी विजिबल में, यूवी विजिबल आईआर में आईआर, और इसमें रेडियो वेव्स। ये एब्जॉर्ब होती हैं लीडिंग टू ट्रांजिशंस बिटवीन। जब ये एब्जॉर्ब होती हैं तो ट्रांजिशन होती, किस चीज की ट्रांजिशन होती? बिटवीन डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूक्लियर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े होते हैं। न्यूक्लियर वही एटम्स के जो न्यूक्लियर हैं, और उनकी जो स्पिन ओरिएंटेशन है, इन स्पिन की जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, उसमें ट्रांजिशन वाक़ई होती है, उसमें एक तब्दीली वाक़ई होती है। ये इसका पूरी एनएमआर का जो डॉक्टर यूनुस ने 50-60 पेजेस पे लिखी है, ये चार, ये जो वर्ड्स टोटल 10-12 बन रहे हैं, ये उसका निचोड़ है। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? इन्वायरमेंट ऑफ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर, यानी जो जिन एटम्स के न्यूक्लियर मैग्नेटिकली एक्टिव हैं। मैग्नेटिकली एक्टिव से मुराद है वो एज मैग्नेट एक्ट करते हैं, यूं आप कह लें। उनके उनका इन्वायरमेंट हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इन्वायरमेंट से मुराद है उनका बॉन्ड्स किस किस के साथ हैं, उनके आसपास कौन से दूसरे एटम्स हैं, तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नहीं, मूव नहीं करते। मैग्नेटिकली एक्टिव कहेंगे जो एज मैग्नेट एक्ट कर सकते हैं। या ठीक है, आप दूसरी सेंस में ये भी कह सकते हैं कि जब जब इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये फिर उसके जेरे असर ये मूव करते हैं। इस तरह आप बात कर सकते हो। जाहिर बात है, एक मैग्नेट के गिर्द दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर असर डालेगी, तो दूसरा या तो उसके करीब खींचा आ सकता है या दूर जा सकता है। ठीक है ना? तो वो दूसरा जो है वो मैग्नेट होगा तो ही वो पहले का असर महसूस करेगा ना। जो मैग्नेट खुद नहीं है, उसको आप किसी मैग्नेट के पास रखें, उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा? सो ये जो न्यूक्लियर हैं ये मैग्नेटिकली एक्टिव होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इन्हें एज मैग्नेट एक्ट करना चाहिए। नहीं, पैरा और डाया वाली सीन बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेंस में बात करते हैं, वो और चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उसको बयान करते हैं, वो और चीज़ है। बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं वो वाले में। न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक, मैं सारा आपको पढ़ाता हूँ, मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा। और टाइम शॉर्टेज की वजह से कुछ चीज़ें मैं आपके जिम्मे डालता हूँ कि आप कुछ देख लेना। जो मेन मोटी बातें हैं, बुनियाद हैं, वो मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगा।
है जी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अब हम डिटेल से देखते हैं। नाउ uh, we are going in detail of NMR। यहाँ पहली बात ये लिखी है कि NMR कंसर्न्ड है विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टन एटॉमिक न्यूक्लियर। इससे ये बात क्लियर है कि तमाम जो एटॉमिक न्यूक्लियर हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखते, या वो एज मैग्नेट एक्ट नहीं करते, सर्टन न्यूक्लियर करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि वो किस तरह है, ये चीज भी इंशाल्लाह आगे आ जाए। ऑल न्यूक्लियर एक्सेप्ट प्रोटियम consist of protons and neutrons. Each proton and neutron have a spin of half। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है, हम एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हाफ कहते हैं, हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है से कहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये भी स्पिन करते हैं, और इनकी स्पिन को भी हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन की स्पिन को भी, न्यूट्रॉन की स्पिन को भी। हाँ जी, स्पिन रोटेशन को ही कहते हैं, शाबाश। लेकिन ये अब हम रोटेशन मॉलिक्यूल की नहीं बात कर रहे कि आप कल वाली चीज इसमें मिक्स कर दें, ये अब हम एटम, मॉलिक्यूल में एटम, और एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, आप इस टाइम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होने चाहिए, और बाहर नहीं आपने होना। तो हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन की स्पिन हम उसको हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस की स्पिन क्या होगी, उसके अंदर मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन सब की स्पिन का वेक्टर सम करें। उन तमाम स्पिन्स का वेक्टर सम करें। वेक्टर सम कहते हैं डायरेक्शनल जो क्वांटिटीज होती है ना, उनके सम को हम कहते हैं वेक्टर सम, जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। मैं आपको यहाँ आगे मजीद इसको डिटेल बताऊं, तो मैं बात रिपीट करता हूँ कि ओवरऑल न्यूक्लियस की जो स्पिन होगी उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस से, यानी आई से। ये किसके इक्वल होगी, वेक्टर सम ऑफ द स्पिन्स ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। चार्ज वही होगा, प्रोटॉन पर चार्ज होगा, उस चार्ज को हमने क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी प्रोटियम के लिए वैल्यू है हाफ। प्रोटियम के लिए, प्रोटियम में हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, इसमें होता ही एक प्रोटॉन है। सो एक ही प्रोटॉन होता है, लिहाजा उसकी जो न्यूक्लियस की स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो वही होगा जो प्रोटॉन का है, हाफ। तो प्रोटियम के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है हाफ। क्लियर हो गया, बिकॉज प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन की हाफ होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सो प्रोटियम की ओवरऑल भी हाफ है। नेक्स्ट आ गया ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है 1। वो क्यों, कि ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ, न्यूट्रॉन की स्पिन भी हाफ। अब दोनों की स्पिन इस तरह होती है कि वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं।
तो इसलिए वो ऐड हो जाती हैं। जो वेक्टर्स पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं ना, इस तरह, ये फिर ऐड हो जाते हैं, और ऐड होके इस तरह एक बड़ा वेक्टर बन जाता है। वेक्टर को हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स में एरो से शो करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, और जो एरो की लेंथ है ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है, और एरो की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये खास डायरेक्शन में लगती है। फोर्स आप कहीं भी लगाएं तो लेकिन टाइम वेक्टर नहीं है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों में फर्क है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक वेक्टर है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, सो उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इन दोनों के अ, जो स्पिन की वैल्यूज हैं ये हमने ऐड कर दी, और ये एक, दोनों क्योंकि पैरेलल थी तो दोनों ऐड हो गई, तो ये एक बड़ी वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, जो कि आ गई 1। ओके। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी तो थी कि प्रोटियम की स्पिन और प्रोटॉन की स्पिन और न्यूट्रॉन की स्पिन वो एंटी पैरेलल होते, यानी पैरेलल तो होते लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ होते, इस तरह। ये भी पॉसिबिलिटी ड्यूट्रियम में हो सकती थी, लेकिन ऐसा ड्यूट्रियम में होता नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ओवरऑल आंसर 0 था। फिर जो ओवरऑल न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 होनी थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसकी कोई खास हमें नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटल वे से ये वैल्यूज फाइंड होती हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोटियम और ड्यूटियम पैरेलल होंगे तो ऐड होगा, एंटी पैरेलल होंगे तो कट जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कितनी वैल्यू आएगी ये एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड होता है। किसमें क्या तरतीब अल्लाह ताला ने रखी हुई है ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है। तो इस हद तक रखा है। बाकी भी होंगे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, ड्यूटियम के केस में 0 होती नहीं है, 1 होती है। ठीक है, अब हीलियम के केस में आपको पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो उसमें दो की एक तरफ होती है स्पिन, दो की एक तरफ, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओवरऑल स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस का जो क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि एक्सपेरिमेंट की फाइंड होती है। जिन न्यूक्लियाई का स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा उनकी ओवरऑल कोई स्पिन नहीं होगी, वो न्यूक्लियाई रोटेशनल मोशन या स्पिन नहीं करेंगे। और मैं यहां ही बात ऐड करता चलूं, जो स्पिन नहीं करेगा वो एज मैग्नेट भी एक्ट नहीं करेगा। तो वो फिर मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा, और वो एनएमआर के किसी काम का नहीं। एनएमआर में वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा, जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर से इस तरह उसका रिलेशनशिप है, आगे हम इसको देखते हैं। ये आगे, ये देखिए,
एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर उसको कहते हैं, इवन हो, मैथ नंबर भी इवन हो, तो अमूमन देखा गया कि स्पिन क्वांट नंबर 0 आता है। ये आपने रट्टा लगाना है, याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इवन एटॉमिक नंबर एग्जाम्पल माइंड में किसकी ले आओ, हीलियम की ले आओ, या कार्बन की ले आओ, या ऑक्सीजन की ले आओ, तो आपको पता याद रह जाएगा, इस तरह याद रह जाएगा। एग्जाम्पल माइंड में रखे ना, फिर याद रहेगा कि 0 किसकी होगी, तो जिसका एटॉमिक और मैथ दोनों ही इवन हो। 2, जैसे हीलियम के केस में 2 है और ये 4 है। अच्छा, अब ये कंडीशन हो सकती है कि जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो और मास नंबर इवन हो, जैसे ड्यूट्रियम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का ही तो ये होता है आइसोटोप, और मास नंबर 2 होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन एक, टोटल 2 होते हैं। तो इस तरह के न्यूक्लियाई की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू वो इंटीजर में आती है। इंटीजर यानी होल नंबर आप कह लें, पॉइंट में नहीं आएगी, होल नंबर आएगा, या फ्रैक्शन में नहीं आएगी। जैसे ड्यूट्रियम की हमने पढ़ी, वो 1 है, बोरोन की 3 है, और नाइट्रोजन की भी 1 है। ये वैल्यूज बेशक ना रट्टा लगाएं, हो सके तो लगा लेना, नहीं तो ना लगाना, लेकिन जो कॉमन है ना, ड्यूट्रियम, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनकी लगा लो। रट्टा लगा लो। अब देखिए ना, नाइट्रोजन के केस में 1 आ रही है, इसका मतलब है कि जो इसके 12 यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यूं करें टोटल 14 है ना, तो तो उसमें से जो 12 है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं, और जो 2 हैं वो पैरेलल हैं, और उनका ऐड करके 1 आता है, ड्यूट्रियम के इक्वल आता है। इस तरह बोरोन का भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें ये कैसे आ रहा है। हाँ काफी है, मतलब बस इसमें क्वेश्चन आया तो ये वैल्यू तो नहीं पूछेंगे, बस इस तरह की बात पूछ सकते हैं आपसे। एटॉमिक नंबर इवन और ऑड हो, और मैथ नंबर तो पक्का ऑड हो, तो फिर ये केस है कि हाफ इंटीजर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ सकती। हाफ इंटीजर से मुराद 1/2, या 3/2, या 5/2, कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट दो हैं, प्रोटियम और C13, ये दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों का हाफ। तो इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर जो हैं वो, सर्टन न्यूक्लियर वो सिर्फ स्पिन करते हैं, जैसे जिनकी नॉन जीरो वैल्यू होगी, इनकी और इनकी, ये स्पिन कर सकते हैं, और जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, ये न्यूक्लियर स्पिन नहीं करते। अब जो न्यूक्लियर स्पिन करेगा, ओवरऑल उसकी स्पिन होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो आई है, तो इसको आपने देखना है कि न्यूक्लियस जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज, आप सबको पता है होता है, और ये फिजिक्स की बात अब ये माइंड में परमानेंटली बिठानी है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मोशन में होती है तो वो एज मैग्नेट एक्ट करती है। ये मैंने जनरल बात बताई ना, मैंने किसी का नाम नहीं ना लिया, ये आप एक लॉ के तौर पे माइंड में रखें, जब कहीं पढ़ा रहे हो या कोई टेस्ट में हो तो इस ये चीज अप्लाई कर सकते हैं आप। अब न्यूक्लियस एक चार्ड बॉडी है, और ये स्पिन करती है, रोटेशनल मोशन इसकी है, तो ये एज मैग्नेट एक्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, जिस पे चार्ज हो उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, और जब वो चार्ज मूव करेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड उसकी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। नफीसा मीन, ये क्लियर रखना बात।
अच्छा, अब ये इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन जब ये स्पिन कर रहा होगा तो साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये स्पिन सपोज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाली, तो आप इस डायरेक्शन में अपनी जो राइट हैंड, जैसे यहाँ मैंने डायग्राम में लगाई है, राइट हैंड की फिंगर्स आपने इसकी स्पिन की डायरेक्शन में करनी है। तो जो थंब है ये आपको बताएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ऊपर नॉर्थ पोल है, ये आपको बताएगा, और नीचे साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की उस तरह होती है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ आती हैं। ये लाइंस जहां जहां मौजूद होती है, इसका मतलब वहां वहां तक मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। जितना ये मैग्नेट स्ट्रांग होता है, जितनी इसकी ताकत स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, उसकी ताकत भी ज्यादा होगी। तो ये लाइंस यानी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर होती हैं, और इस तरह और इस तरह। ये तो ये हमने कि हमारा मैग्नेट न्यूक्लियस है, मैग्नेट एक्ट कर रहा है। अच्छा, बुक वाले ने कहा कि ये एक टाइनी मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं। बार मैग्नेट की शायद डायग्राम आपने देखी है या नहीं, इस तरह उसको कहते हैं बार मैग्नेट को। ये हो गया साउथ। ये लैब्स में आम तौर पे पड़े होते हैं। साउथ आमतौर पर रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का नॉर्थ होता है। सॉरी, एन, ठीक है, एन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बार मैग्नेट, तो वो कह रहा है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये एज मैग्नेट, एज बार मैग्नेट एक्ट कर रहा है, लेकिन टाइनी, बहुत ही स्मॉल। तो इसमें भी ऐसे होता है, नॉर्थ से लाइन निकलती साउथ की तरफ आ रही होती है, ऐसे 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 सारा ये। हाँ जी, यूं। चलें, शाबाश। अब ये मैग्नेट किसी सब्सटेंस में न्यूक्लियाई एक तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास हेक्सेन है लिक्विड स्टेट में, तो उसका एक बीकर है आपके पास, तो उसमें तो बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। तो वो एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और इसकी सिंबल है H0। एक्सटर्नल का मतलब है हम सब्सटेंस पर खुद से ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। ठीक, हमने खुद से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, किसी मैग्नेट की मदद से कर सकते हैं हम। किस पर? उस सब्सटेंस पर, हेक्सेन पर, जिस जिसका भी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैं इस न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, बाहर से उसको भी ना दें, तो जो एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, उनके जो न्यूक्लियाई एज मैग्नेट एक्ट कर रहे हैं, तो वो रैंडम डायरेक्शन में पड़े होते हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड रैंडम डायरेक्शंस में होती है। कोई देखें, किसी की मैग्नेटिक फील्ड यूं डायरेक्शन में आ रही है, किसी की यूं आ रही है, किसी की यूं यूं आ रही है, किसी की यूं आ रही है। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो वो रैंडम डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, अच्छा एक और बात है इसमें, इन सब की एनर्जी भी, इन न्यूक्लियाई की जो एनर्जी है वो भी सेम होती है।
ठीक है, शर्त ये है कि वो सेम ही एटम्स के हो ना, हाइड्रोजन्स के हों, तो उनकी ये बात हुई, सेम एटम। अब इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर ये खास डायरेक्शंस अपना लेते हैं, मैग्नेट्स खास ओरिएंटेशन अपना लेते हैं। कितनी ओरिएंटेशन होगी इनकी, कितनी तरतीब बनेगी इनकी, वो डिपेंड करता है स्पिन क्वांटम नंबर पे, आए पे। ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटियम के केस में उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है हाफ, तो फिर यहां पर आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई हाफ, तो इससे क्या होगा, 2 2 से कट जाएगा, ऐसे ही होगा ना, और 1 रह जाएगा, तो 1 + 1, ओवरऑल आंसर कितना आएगा जी, 2। तो फिर इन केस ऑफ प्रोटियम, मैंने अगर ड्यूटियम बोला है तो मैं सॉरी कर रहा हूँ, प्रोटियम की मैं बात कर रहा था। प्रोटियम के केस में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 होती है, और फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोटीन के न्यूक्लियाई की जो ओरिएंटेशंस हैं, तरतीबात हैं, वो कितनी निकलेंगी, 2, 2। ड्यूटियम के केस में 3 निकलेंगी। ये 2 डायरेक्शंस किस तरह होंगी, इस तरह होंगी कि हाँ, कुछ न्यूक्लियाई वो होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ उन न्यूक्लियाई के जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट है, उनकी डायरेक्शन वही होगी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और कुछ इसके ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपना लेते हैं। जो उसी डायरेक्शन में होती है उसे हम कहते हैं अल्फा स्पिन, इसे प्लस हाफ कह देते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है इसे कहते हैं बीटा स्पिन, इसको नेगेटिव हाफ कह देते हैं। अच्छा, पहले इन तमाम की एनर्जी भी सेम थी, लेकिन जब इन्होंने 2 स्पिन्स अपना ली तो इनमें एनर्जी का गैप भी आ गया। अच्छा, ये डायग्राम इस तरह शो होती हैं कि हमारे माइंड में आता है कि बीटा स्पिन वाले ऊपर पड़े होंगे और अल्फा वाले नीचे। ऐसा नहीं, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, बेशक वो साथ साथ पड़े हुए हैं, लेकिन होगा ये कि एक की एनर्जी हाई होगी, एक की लो होगी, मतलब इस तरह। तो जरूरी नहीं कि वो बीटा वाले जाएं वो ऊपर पड़े हों, अल्फा वाले नीचे पड़े हों, ऐसा नहीं। बस एनर्जी का, कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, वो कहते हैं कि जी जो अल्फा, जो लो एनर्जी वाले हैं इनकी तादाद ज्यादा होगी, और हाई एनर्जी वालों की उनकी निस्बत कम तादाद होगी, और इनमें जो एनर्जी का गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। एक बात मैं यहाँ बोलता चलूँ, वो नोट कर लेनी है, और उसकी मैं कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बिकॉज दैट फिजिक्स के ये पूरे अलग से टॉपिक्स हैं। तो बस मैं जैसे डॉक्टर यूनुस की बुक पे लिखा है सिर्फ उतना सा बोल दूंगा। वो ये है कि प्रोटीन के केस में, या उन तमाम न्यूक्लियर के केस में जिसमें सिर्फ 2 ओरिएंटेशंस होंगी, एक अल्फा और एक बीटा, इनसे जनरेट होने वाली जो फील्ड होगी वो सिमेट्रिकल होगी, मैग्नेटिक फील्ड, सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। बस ये आपने याद रखना है। उसको स्फेरिकल भी कहते हैं, उसको सिमेट्रिकल भी कहते हैं।
अच्छा, एक और बात वो है कि अगर हम ड्यूट्रियम यहाँ रख लें, ड्यूट्रियम की बात करें, तो ड्यूट्रियम का स्पिन पॉइंट नंबर 1 है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी ओरिएंटेशन आएंगी 3। ये आपसे अब एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ना। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन इजी है, जिसको फार्मूला आता होगा वो बता दे। 3 है। अब इन 3 में वो 3 किस तरह होंगी, ये भी जरा आइडिया ले लें। दो तो ऐसी ही होंगी, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, और थर्ड होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझ रहे हो, आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन जा रही हूं डायरेक्शन। एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दूसरी एंटी पैरेलल और तीसरी परपेंडिकुलर। काम देखो इन न्यूक्लियाई के, और जिन्होंने ये चीजें पढ़ी हैं और तहकीक की, उनके काम देखो कहाँ कहाँ ये पहुंचे पड़े। वो जी, ये जो ड्यूट्रियम के हैं, ये जी 3 डायरेक्शन अपनाए। तो खुदा का खौफ करो यार। इधर हमें हमारे बेसिक मसाइल निकालो हो रहे, और तुम हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहे। खुद से नहीं बनाया, खुद से बनाया होता ना तो इतनी तरक्की ना कर चुके होते है, तो ये सारी चीजें ठीक है। वो मेहनत करते हैं ना बच्चों, और फिर इसको अप्लाई करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो फिर बना के हमें सेल करते हैं, हम फिर वो खरीदते हैं। हम्म? अब मैंने पिछले दिनों एक मोबाइल खरीदा इन्फिनिक्स का। मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं है, तो नॉर्मल सा बस, ये था 28,000 का शायद आया था, ये खरीदा मैंने। तो बच्चों, ये मोबाइल का कितना का वजन होगा, मेरे ख्याल आधा किलो भी शायद ना हो। और इसमें मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, शीशा है, और कुछ कुछ सिलिकॉन या कुछ इस तरह की और चीजें होंगी बस। तो इस 28,000 की 14 मन गंदम आ जाती है, या थोड़ा अब रेट बढ़ गया तो 13 मन लगा रहे। तो अगर पाकिस्तान में से किसी ने ये मोबाइल खरीदना है, इसका मतलब है वो 13 मन गंदम दे के ये मोबाइल खरीद रहा है। देखे ना कितनी, 13 मन गंदम, यानी 3-4 लोगों की फैमिली सारा साल खा सकती है बैठ के। वो हमने दे दी, उसकी जगह हमने ये ठीपा सा ले लिया। अब क्या करें, ये चाहिए भी है, लेकिन हमारी वो नहीं है, रिसर्च नहीं है, सारा कुछ नहीं है, बस हमारे बुनियादी मसाइल ही नहीं हल होते। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया ये जो दोनों में एनर्जी का गैप आएगा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन एनर्जी, इसका ये रिलेशनशिप है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एच नॉट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। याद रखना है बात। दिस इज एच प्लांक्स कांस्टेंट एंड दिस इज गैमा। ये समझ लें यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटा के तो ये कांस्टेंट लगाया हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गैमा। और नीचे 2 पाई, ये भी कांस्टेंट है। तो ये 4 चीजें कांस्टेंट ही हैं। और ये, और आपको प्लांक्स इक्वेशन याद होगी कि एनर्जी इज इक्वल टू होती है एच न्यू। तो यहाँ आप अगर एच और न्यू लगाएंगे डेल्टा ई की जगह पे, तो एच एच से कट जाएगा ना, तो यहाँ फिर सिर्फ न्यू रह जाएगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो इस सेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उस गैमा को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और उसको मैग्नेटो
मैग्नेटोगायरिक रेशो भी कहते हैं। और ये इसका रिलेशनशिप है स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, क्योंकि ये एक रेशो है मेनली मैग्नेटिक मोमेंट की और स्पिन क्वांटम नंबर की, इसलिए इसको मैग्नेटोगायरिक रेशो बोला जा रहा है। बाकी तो तीन चीजें कांस्टेंट है, 2b, पाई बी और एच बी। अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल और सादा से लफ्जों में मैं आपको कैसे समझाऊं, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको किसी मैग्नेट की ताकत, मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बारे में बताए। याद रख लें बेहतर है। याद तो रख लेना, आ सकता है क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये याद रखना है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। और ये एक डायग्राम है, ये भी बस इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, रट्टे नहीं लगाने हैं। अंडरस्टैंड कर लें कि आपको क्या बता रही है। ये बता रही है एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है और वाई एक्सिस पर एनर्जी है। एनर्जी का वो गैप है एल्फा और बीटा स्पिन में। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये अल्फा और बीटा में जो गैप है ये भी बढ़ता जा रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 23,500 गॉस, गॉस ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो यहाँ पर ये एच नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो करे। तो जब इसकी वैल्यू इतनी होगी तो अल्फा और बीटा स्पिन में जो एनर्जी का गैप है ये 100 होगा। और अगर ये हो जाए 47,000 यानी डबल, तो फिर एनर्जी का गैप भी डबल हो गया, इसलिए कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एनर्जी की यहाँ यूनिट मेगा हर्ट्स बताई जा रही है। तो हर्ट्स तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी से ही फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। सो इसलिए लिखा यहाँ एनर्जी हुआ है, बट यूनिट यहाँ हर्ट्स की यूज की हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी की यूज की। ये रट्टा लगा लेना है, मे भी पूछ ना ले कि एक प्रोटॉन की जो मैग्नेटोगायरिक रेशियो है वो कितनी होती है। तो ये उसका है रेडियंस पर गॉस पर सेकेंड। यूनिट बेशक याद ना हो, ये वैल्यू कम से कम याद रखें। ठीक है, तो इस फार्मूला से आपको आप निकाल सकते हैं। ये ऊपर अभी हमने ये फार्मूला देखा है। अगर आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी जाए गॉस में, और इसकी गैमा की वैल्यू पता हो, एच की पता हो, पाई की पता हो, तो आप डेल्टा ये निकाल सकते हैं कि अल्फा और बीटा स्पिन में कितना गैप आएगा। अच्छा, देखा ये गया है कि देखा ये गया है कि ये जो एनर्जी का गैप है हर्ट्स में इतना आता है, यानी फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यूज आती हैं, बट एनर्जी में ये वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू आ रही है। और अगर इसको वेवलेंथ में आप चेंज करें ना, तो ये वेवलेंथ में रीजन बनता है रेडियो वेव्स का। इसका मतलब है अगर आपने किसी भी न्यूक्लियस को अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चेंज करना है, तो आपको रेडियो वेव्स की वेवलेंथ या रेडियो वेव्स की रेडिएशन उन न्यूक्लियर पर थ्रो करनी पड़ेगी। वो आप थ्रो करेंगे तो वो उसकी किसी वेवलेंथ को अपनी एनर्जी के मुताबिक एब्जॉर्ब करके वो न्यूक्लियस अल्फा से बीटा स्पिन में चला जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को करना होता है ना,
लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी, तो एक खास यूवी या विजिबल रेंज की लाइट हम फेंकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस को अगर अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में चेंज करना है तो रेडियो वेव्स वाला रीजन जो है वो यूज होगा। बच्चों पर सेकंड कैसे आएगा ये आप यूनिट्स देख लें, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट निकालना और गाज में ये यूनिट निकालना और प्लांक्स कांस्टेंट की निकालना, तो आप स्पिन क्वांटम नंबर की कोई यूनिट होती नहीं, बस इन दोनों की आप पुट करें। पाई की यूनिट रेडियंस है, तो वो फिर कट के ये चीजें आ गई। जी यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। जी बिल्कुल, फ्रेश होने के लिए चॉकलेट भी खाई जा सकती है, ये भी अच्छा आइडिया है। मैं चॉकलेट खा खा लेता था, चाय भी पी लेता हूँ फ्रेश होने के लिए। मैंने बकायदा बादाम बच्चों रखे हुए हैं, खजूरें रखी हुई हैं अपने पास। बादाम जरूर खाएं, ये आपकी ना वो जो ब्रेन की थकावट है उसको कम करते हैं। जी तो गर्मी बड़ी है जी। बिल्कुल, तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बच्चों, ये इस बात को ना लाइट नहीं लेना आप, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप बादाम खा के देखें, तकरीबन 15 से 20 जो गिरियां हैं वो खाएं डेली, तो आप चेंज देखेंगे 2-3 दिन में, आपको फील होगा कि आप मेंटली थकते नहीं है। मेरा तो ये तजर्बा है। पहले अम्मी कहती होती थी जब मैं पढ़ता था, तो फिर मैं उनकी बात माऊं की कौन उस तरह सुनते हैं, "हाँ, अम्मी बस ठीक है मैं फ्रेश हूँ", तो वो बादामों को कीड़ियां खा जाती। वो पड़े रहते, वो यूज ही नहीं। वो एज भी शायद ऐसी होती। अब जो है ना वो महसूस होता है कि वाकई इनका फायदा। हाँ, शुक्रिया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों स्पिन फ्लिपिंग। तो ये मैंने तकरीबन आपको बता भी दी है स्पिन फ्लिपिंग यहाँ पे, कि जब हमने न्यूक्लियर को, वो न्यूक्लियर जो मैग्नेटिकली एक्टिव हो, उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो फिर उनमें अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन में एनर्जी का गैप आ जाता है। अगर हम इन पर रेडियो वेव्स थ्रो करें तो फिर ये खास किस्म की रेडियो वेव्स खास वेवलेंथ की अपनी एनर्जी के मुताबिक ये एब्जॉर्ब करके लो स्पिन से हाई स्पिन में चले जाते हैं। इसको कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग। ठीक है, और जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यही मेजर करता है कि कौन सी वेवलेंथ की या कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुई हैं, या कह लें कौन सी एनर्जी की रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हुई हैं। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर इसको मेजर करता है। यूवी क्या करता है, आप उसका भी वो भी एनर्जी वो मेजर करता है, लेकिन वो वेवलेंथ में मेजर करता है। ठीक है, आईआर भी एनर्जी ही मेजर करता है कि कितनी जो है वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए एनर्जी हुई है, लेकिन वो वेव नंबर पर सेंटीमीटर में करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है। और एनएमआर में भी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स ही लिखी जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसने भी मेजर करना है कि कौन सी वो एनर्जी की या कौन सी वेवलेंथ की या कौन सी फ्रीक्वेंसी की वो जो है वो यूज हुई है। एक भी चीज हमें पता चल जाए, फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, तो बाकी चीजें फार्मूला से निकाली जा सकती। तो इसका हमें फायदा क्या है कि जो न्यूक्लियर डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, उनके आसपास जो एटम्स होते हैं उनको डिफरेंट एनर्जी चाहिए लो स्पिन से हाई स्पिन में जाने के। तो इससे हमें क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू से न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट का आइडिया होता है। समझ आ गई क्या फायदा होगा, क्या यूज है इसका, एनवायरनमेंट का आइडिया हो जाता है। इसके आसपास कितने हाइड्रोजन हैं, इस
और हाइड्रोजन की तादाद भी, दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, या इसमें वो कॉन्जुगेशन आ रही है, या इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, या इसमें बेंजीन रिंग है पास, या वो सारी चीजें हमें इससे आइडिया होगा। अब अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती किस तरह है। न्यूक्लियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कैसे। वो रेडियो वेव्स की एनर्जी न्यूक्लियस को ट्रांसफर कैसे होती है, वो हम देखते हैं। एनएमआर शायद यहाँ था कहीं। चलें बार मैं ऐड कर दूंगा ब्रेक के बाद, आपको बता। तो नाउ हम देख रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। इसको स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियाई पर जो मैग्नेटिकली एक्टिव हैं उन पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, तो ये इसके जेरे असर, ये जो न्यूक्लियाई हैं जो स्पिन कर रहे होते हैं, इसके जेरे असर ये मोशन करना शुरू कर देते हैं। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, तो ये स्पिन तो कर ही रहे हैं, स्पिन तो कर ही रहे हैं अपने एक्सिस के, लेकिन ये वो आपने उर्दू में उसे कहते हैं लट्टू, इंग्लिश में माइंड से निकल गया। इंग्लिश का वर्ड आपको मुतासर भी करता कि सर को बड़ी अंग्रेजी आती है, लेकिन मुझे उर्दू का वर्ड माइंड में आ रहा है। हाँ, तो स्पिनर उसे कह लें। वो जैसे वो मूव करता है, शायद आपने कभी देखा हो, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा होता है, और फिर वो एक सर्कल सा भी बना रहा होता है जमीन के ऊपर। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसके ऊपर लग रही है, वो हर चीज पर ही लगती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहा होता है, जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, उसके इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहा होता है। तो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है, और उस फोर्स के गिर्द भी घूम, जैसे अर्थ सन के गिर्द भी रोटेट, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, वो मोशन। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी करती है और सूरज के गिर्द भी करती है। इसी तरह ये जो न्यूक्लियस हैं, ये स्पिन तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन के गिर्द चक्कर भी लगाना शुरू कर देते हैं। ये मोशन इनकी हो रही है इस तरह। इसको कहते हैं प्रिसीजनल मोशन, या प्रिसीजन भी कहते हैं। मैंने जैसे इसका नाम यहाँ लिखा है, प्रिसीजनल मोशन या प्रिसीजन, या इसके लिए लारमोर प्रिसीजन भी बोला जाता है वर्ड। ये उसका नाम है जिसने इसको मुतारफ करवाया, लारमोर प्रिसीजन। और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है एक सेकंड में ये कितने ऑर्बिट्स कंप्लीट करता है, इसको उसकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पिन मोशन और है, प्रिसीजनल मोशन और है। स्पिन मोशन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और प्रिसीजनल मोशन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये उसका रिलेशनशिप है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से।
ये आप देख लेना इक्वेशन। इसकी जगह आप देखें ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट ओवर आई आ रहा है, तो आप इसमें मैग्नेटोगायरिक रेशो भी यहाँ लगा सकते हैं, उस उसमें ये इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटोगायरिक रेशो के भी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन हमारे कंसर्न नहीं है यहाँ पर, बट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। आपसे पूछी भी नहीं जाएगी इसकी डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन बस पूछी जाएगी। यहाँ पर क्या हो रही है, प्रेसिडेंट मोशन यहाँ पर कौन सी है, वो पूछा जा सकता है। तो किसी फोर्स के अराउंड या उसके किसी फोर्स के जेरे असर किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन करना। ठीक है, दैट सर्कुलर मोशन मैं वर्ड बोल रहा हूँ स्पिन नहीं बोल रहा, दोनों बातों में फर्क। दिस इज प्रिसीजन। अच्छा, अब इसका क्या ताल्लुक है हमारे टॉपिक से? कहते हैं कि ये जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी है, जब ये जो न्यूक्लियस की प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी है, जब ये फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से, इसके साथ ही जल्दी से आईआर पे भी मैं आपको पहुंचा देता हूँ। थोड़ी आपको तकलीफ होगी, माइंड एक तरीके से चल रहा है, बट मैं आपको आपकी सोच को दोनों तरीकों से आपके न्यूरॉन्स को चलना सिखा रहा हूँ। कि आईआर पे पहुंचे, वहां हमने क्या पढ़ा था कि जब वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, या यूं कह लें कि वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, उसकी जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है, जब वो आईआर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी चेंज के मैच हो जाती है, जो हमने कल पढ़ा, तो आईआर एब्जॉर्ब हो जाती थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जब न्यूक्लियर की प्रोसीजनल फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं वो मैच हो जाएं, जैसी इसकी प्रोसीजनल फ्रीक्वेंसी है जितनी उतनी उसकी हो, तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और एब्जॉर्ब होने से क्या होगा जी, न्यूक्लियस साहब जो हैं वो लो स्पिन से हाई स्पिन पे चले जाएंगे। और आगे यहाँ मजीद इसी बात की हल्की सी डिटेल है, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ना, इसमें इतना याद रख लेना कि यहाँ पर आईआर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पोर्शन है वो मैच होता है। आपको मैंने पढ़ाया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी रेडिएशन की दो फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो रोटेट कर रही होती हैं, वो चेंज हो रही होती है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसकी बात हो रही है, वो मैच होगा प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी से। और हम किस डायरेक्शन में देंगे, ये इसको रेडिएशंस किस डायरेक्शन में देंगे, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसके परपेंडिकुलर, इधर से दे लें या इधर से दे लें।
ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है ना, वो प्लेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये डायरेक्शन हमने देनी है। इस पैराग्राफ में इतना करना है याद बस। ज्यादा आप एक्स वाई एक्सिस याद करेंगे ना, वो याद करने की फायदा नहीं है। तो बस ये स्पिन फ्लिपिंग करने के दो तरीके हैं, दो मोड्स हैं। ये जो फ्लिपिंग होती है ना, लो स्पिन टू हाई स्पिन, या ये करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप को स्वीप करें, यानी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, पूरी की पूरी वेव्स आप इसके ऊपर तरतीब से फेंकें, तो जो इसको चाहिए होंगी वो एब्जॉर्ब करके ये स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी। एक तो ये है, जितनी जो इसकी एनर्जी के बराबर। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि ये जो एनर्जी का गैप है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, वो कांस्टेंट रख लें, वो एक ही रख लें, और आप फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड कम से ज्यादा करें। और ये मेन यूज होता है हमारे यहाँ आजकल, यानी ये एनएमआर में मेन यूज होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। ये दो मोड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एनएमआर जो है वो क्या है, इसका थोड़ा सा तारुफ है, ये आपने पढ़ लेना है, ये मैंने पेजेस लिखे हैं। ठीक है। तो अभी मैं कोई 2-3 मिनट और पढ़ा के ना आपको मैं ब्रेक देता हूँ, फिर हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अच्छा, इसके बाद है स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन रिलैक्स कौन करता है? जो थका हुआ हो, जिसने बड़ा काम किया हो, वो बेचारा फिर रिलैक्स कर लेता है। स्पिन रिलैक्सेशन क्या है? ये है जिसमें मैं वापस उसी डायग्राम की तरफ आता हूँ, वहां से आपको समझा। जब स्पिन फ्लिपिंग हुई और न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन में चेंज हो गए, तो फिर बीटा स्पिन से न्यूक्लियाई का वापस अल्फा स्पिन पे आना, इसे कहते हैं स्पिन रिलैक्सेशन। दूसरे लफ्जों में, इसकी पिक्चर आपके माइंड में बिठाने के लिए मैं एक दूसरी वर्डिंग बोलता हूँ। वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर आते हैं, तो क्या करते हैं? वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो इसी तरह ये जब बीटा स्पिन से अल्फा स्पिन पर आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, बट बट ये एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में नहीं होगी। जो ये रिलीज करेगा ना एनर्जी, ये किस तरह रिलीज करेगा? इस अमल को स्पिन रिलैक्सेशन कहते हैं, बट ये होती किस तरह है? ये दो तरह से होती है। ठीक है। पहली इजी वाली मैं आपको पहले समझा, वो है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एनर्जी का फर्क होता है, बाकी अल्फा के साथ बीटा स्पिन वाले साथ साथ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। बस उनकी डायरेक्शन जो बीटा की है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, और अल्फा की उसके उसकी डायरेक्शन में होगी। बाकी मैंने आपको बताया कि ये तो पिक्चर ऐसे हम दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बीटा कहीं ऊपर पड़े हैं अल्फा कहीं नीचे पड़े, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। उसकी एनर्जी का बस फर्क है। अब ये है कि यूं हो सकता है कि बीटा स्पिन जिसकी एनर्जी हाई है उसके साथ ही क्योंकि अल्फा स्पिन है, तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दे। तो बीटा अपनी एनर्जी अल्फा को ट्रांसफर करेगा, तो फिर क्या होगा? बीटा स्पिन अल्फा स्पिन में चेंज हो जाएगा, और अल्फा बीटा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल दोनों तरफ की पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसे कहते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। बीटा स्पिन चेंज हुई अल्फा में, और उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी अल्फा को, और अल्फा चेंज हो गया बीटा में। नहीं, कुलैयन की तरह नहीं है, ये कोलाइड नहीं कर रहे, ये ना समझे। न्यूक्लियर तो बॉन्डेड होते हैं ना, बॉन्ड्स में। अब मीथेन का मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें 4 हाइड्रोजन हैं, तो वो 4 न्यूक्लियर हैं, तो एक के साथ 3 दूसरे हैं, तो इस तरह वो हो सकता है, आसपास होते हैं तो वो चेंज कर लें, शिफ्टिंग हो जाए। तो इससे क्या होता है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में ओवरऑल पॉपुलेशन दोनों स्पिन्स की सेम रहती है, क्योंकि अगर एक की एनर्जी कम हुई है तो दूसरे की बढ़ गई। अब हम दूसरी जो रिलैक्सेशन है ना, वो होती है स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। जी बिल्कुल, सारी ट्रांसफर कर दे, यानी ओवरऑल ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सारी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी रेडियो वेव वो ट्रांसफर कर दे। अच्छा, दूसरी है स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन। ये जो वर्ड लेटेस्ट है ना, ये आपने क्रिस्टल लेटेस्ट शायद फर्स्ट ईयर में कहीं आपके माइंड में होगा, वो पढ़ा हुआ है। तो ये आमतौर पे हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ लेटेस्ट से मुराद है कि ये जो बीटा स्पिन का न्यूक्लियस है, इसके आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो उसी सैंपल के भी हो सकते हैं या सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में हो सकते हैं। तो ओवरऑल सैंपल और सॉल्वेंट, इनके तमाम मॉलिक्यूल्स के मजमूए को हम कह रहे हैं लेटस। ठीक है, ये जो बीटा स्पिन का न्यूक्लियस है, ये वाला समझ लें, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है। अब इस मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल भी पड़े हुए हैं, और उनकी अपनी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है। तो ऐसा हो सकता है कि ये न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर दे, इस तरह उनकी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाती है। इसको कहते हैं स्पिन लेटस रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि वो बीटा से अल्फा में आ जाते हैं, और इस तरह बीटा स्पिन की पॉपुलेशन कम होती है और अल्फा स्पिन की बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ अगेन क्लियर करने लगा हूँ कि बीटा स्पिन वाला जो न्यूक्लियस है, वो अपनी एनर्जी नेबरिंग मॉलिक्यूल, चाहे वो सैंपल को या सॉल्वेंट को, उनको इस तरह ट्रांसफर करता है कि उनकी, उनमें से किसी न्यूक्लियस की अल्फा बीटा स्पिन नहीं होती, बल्कि उन मॉलिक्यूल की मोशन या ट्रांसलेशन हो, वाइब्रेशन हो या रोटेशन, उस पे फर्क पड़ जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज करवा देता है इसको। ये है, पूरा पैराग्राफ है डॉक्टर यूनुस की बुक पे, बस मैंने बहुत आसान से सादा से लफ्जों में आपको समझाया है। आप वो पैराग्राफ पढ़ना चाहें, अच्छी बात है, उससे आपका माइंड थोड़ा खुल जाता है कि और कहीं और से वो पूछ ले बात। जैसे मैंने यहाँ स्टेट का जिक्र नहीं किया कि वो गैसीय स्टेट में हो सकते हैं, तो वो किसी स्टेट में भी हो सकते हैं, सैंपल और सॉल्वेंट। ठीक है, बोल दिया था मैंने लेकिन लिखा नहीं। ओवरऑल रिजल्ट क्या है स्पिन रिलैक्सेशन का, कि बीटा स्पिन से अल्फा स्पिन में आना, इसको हम स्पिन रिलैक्सेशन कहते हैं। हाँ वो मुझे पता है, उनकी समझ ही नहीं आती। तो उसमें मेरे ये नोट्स पढ़ना, लेक्चर आपने सुन लिया है, उसको देखना, जो समझ आए वो कर लेना, जो ना समझ आए उसको फिर क्या छोड़ देना। इस टॉपिक का इतना काफी है।
बाकी जो स्टेट वगैरह है वो पढ़ लेना ना, वो तो आसान सी चीजें हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये कंटिन्यूअस वेव और फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आप पढ़ लेना। और ये लिखा भाई ये है कि एक तो ये है, मैं बोल भी देता हूँ कि आप जो कॉमनली यूज होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की वो हम कांस्टेंट रखें, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें। ठीक है। तो दूसरा ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख देते हैं और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एट अ टाइम पावरफुली हम थ्रो करते हैं। ये दूसरा तरीका। ऊपर भी आपने पढ़ा टू मोड्स। बच्चों अभी आप करें ब्रेक, 9-10 पे वापस आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करते हैं 9-10 तक वापस आज। तो आफ्टर ब्रेक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हमारा टॉपिक है एक डाया मैग्नेटिक शील्डिंग। इसे सिंपली शील्डिंग भी कह देते हैं या डाया मैग्नेटिक शील्डिंग भी कह देते हैं। ध्यान से आपने सुनना है, ये आसान है, फिजिक्स की चीजें इसमें हैं थोड़ी, वो समझ लेना। तो ये जो झूले से बने हुए हैं अजीब किस्म के, आपको समझ आ जाएंगे ये क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि आप सबको पता है हर न्यूक्लियस के अराउंड एक और चार्ज मूव कर रहा होता है। न्यूक्लियस पर तो चार्ज होता ही होता है, उसके अराउंड शेल्स में, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इसके गिर्द। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये भी खास इनकी डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाती है। आप इसे क्लॉकवाइज कह लें। मैं आपको अगर समझा पाऊँ कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह हैं, तो ध्यान से सुनना है कि जहाँ ये न्यूक्लियस है ये इधर ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है ना, ये आधी लैपटॉप से बाहर आ रही है और आधी पीछे को जा रही है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट का प्लेन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आई थिंक आपको क्लियर होगी, सादा से लफ्जों में, है ना। अच्छा, अब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो अभी तो आपको बताया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एज मैग्नेट एक्ट करेगा ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से इनकी एक अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। और मैं एक बात इससे पहले दोबारा बता दूं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जेरे असर इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। कि जो आपकी थंब है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, जो कर्लिंग फिंगर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करेंगी। मैंने आपको क्या बताया है, लेफ्ट हैंड रूल। और ये आपको क्या बता रहा है, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे
तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करें? ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? वही जो हमने न्यूक्लियस के लिए किया है, राइट हैंड रूल से। जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, अब राइट हैंड रूल आपने लगाना है। न्यूक्लियस के लिए भी हमने राइट हैंड रूल लगा के फाइंड किया था कि उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ। इस तरह इधर भी, कि जो चार्ज की मोशन की डायरेक्शन है वो आपकी फिंगर्स उस तरफ हो, तो जो आपका थंब है ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, जो पैदा हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैं क्लैरिटी करता चलूं दोनों पॉइंट्स में। पहले मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड रूल, वो बताता है कि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दें, तो वो जो चार्ज हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो थंब शो करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कर्लिंग फिंगर्स शो करेंगी मोशन की डायरेक्शन को, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन को, लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन किधर को है, प्लेन किधर है इसकी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी हाफ सर्कल इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आ रहा है आपकी स्क्रीन के, और हाफ पीछे को जा रहा है। क्लियर? अब इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया राइट हैंड रूल से। तो जिस तरफ मोशन हो रही वहां आपकी फिंगर्स हो, तो आप अपना राइट हैंड जरा करके देखें, तो आपका थंब नीचे को आ रहा होगा। तो ये, इस फील्ड को हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये पैदा हुई है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ये फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और इसकी डायरेक्शन थंब नीचे को आ रहा है, इसका मतलब नीचे को नॉर्थ पोल है, यहाँ से फील्ड निकलेंगी और ऊपर को साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है, इधर से भी, इधर से भी। इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके असर को कम कर रही है, जो इसका असर न्यूक्लियस पर लगेगा। तो न्यूक्लियस पर जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगी, एच इफेक्टिव, जो एक्चुअली लगेगी, वो कितनी होगी, वो जितनी हमने अप्लाई की माइनस जितनी इंड्यूस हो रही है। ये इंड्यूस उसके मुखालिफ है। सपोज हम अप्लाई कर रहे हैं 1000 और इंड्यूस्ड हो गई है 100, तो न्यूक्लियस पर लगेगी कितनी, 900 लगेगी, इफेक्टिव होगी। ठीक हो गया। अब इस सारी कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, या यूं कह लें कि हाइड्रोजन को कोई ऐसा ग्रुप उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कोई ऐसा एटम बॉन्ड बना रहा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा पैदा होगी।
अच्छा, इससे क्या होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का असर कम हो जाएगा। इससे फिर क्या होगा, आपको और ज्यादा फील्ड देनी पड़ेगी अल्फा से बीटा स्पिन में इसको ले जाने के लिए। अब समझ आ गई। तो एक प्रोटॉन के इर्द गिर्द उसका उसका जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को मुतासर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आगे से मुतासर कर रहे हैं उस न्यूक्लियस को जो फील्ड अप्लाई हो रही है उसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो अप्लाइड फील्ड को ज्यादा अगेंस्ट उसके फील्ड लगाएंगे। इससे फिर क्या होगा, आपको इसको अल्फा से बीटा स्पिन में ले जाने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। ये क्लियर होगी बात। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस है वो अप फील्ड एब्जॉर्बेंस पीक आएगी उसकी, अप फील्ड एब्जॉर्बेंस पीक आएगी। किसकी? जिसकी शील्डिंग ज्यादा होगी, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा शील्ड होगा, और उसको फिर ज्यादा देनी पड़ेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर वो ज्यादा फील्ड पर जाके एब्जॉर्बेंस शो करेगा, तो अप फील्ड एब्जॉर्बेंस करेगा। तो ये बात क्लियर हो। डी शील्डिंग की तरफ आ जाते हैं। दूसरी उलट है इसके। अगर हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन एटम लगा, देखो अब बन गया ना इन्वायरमेंट। अब फायदा नजर आ रहा है कि एनएमआर हम क्यों करते हैं। तो अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच है, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है। तो वीक सी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जो इसको थोड़ा शील्ड करेगी। इसको कहते हैं डी शील्डिंग। और फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ही देंगे तो ये अल्फा से बीटा स्पिन में न्यूक्लियस चला जाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियस डाउन फील्ड पर एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। लो पीक ना कहें, लो पीक एनएमआर वालों ने ऐसी कोई वर्डिंग नहीं यूज की बुक्स पे। बुक वालों ने कहा डाउन फील्ड, तो आप भी कहें डाउन फील्ड। डाउन फील्ड का मतलब है कम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे। ठीक है। आप लो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, लेकिन पीक के साथ लो का वर्ड ना लगाएं। डाउन फील्ड कह लें या लो फील्ड कह लें, इसमें भी वो डाउन का वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनली, सो हमें भी डाउन का वर्ड यूज करना चाहिए, डाउन फील्ड। ये ये आपको एक, अभी ये पूरा स्पेक्ट्रम नहीं है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा स्पेक्ट्रम भी। आसान है, बड़ा आसान है, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ आप सही वाला, ताकि पता चल जाए, यहाँ से ही पता चल जाए। ये देखें ना, ये देखें, इसका नाम है 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। नंबरिंग इधर से की है बिकॉज इधर सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ा हुआ है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो इधर से नंबरिंग शुरू हुई है। 1 पे 1 क्लोरो है, और दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरो है। 1,2,2 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। यहाँ आप देखें, हाइड्रोजन टोटल 5 हैं, लेकिन ये 2 टाइप्स के हैं, इनकी टाइप्स 2 हैं। एक मिथाइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं।
इनको एक जैसा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। किस तरह? क्योंकि ये तीनों एक ही कार्बन से अटैच है, वो कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच है, वो तो इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो ये एक तरह के प्रोटॉन यूज होंगे कहेंगे, क्योंकि ये सेम कार्बन से अटैच। ये दूसरी तरह के प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, ये भी एक जैसी कार्बन से अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, सोच समझ के, ध्यान से, आराम से मुझे बताना है। मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। इंडक्टिव फैक्ट देखो, बेसिक कंसेप्ट हर जगह लगना है बच्चों। ये जिसको नहीं ना पता इंडक्टिव फैक्ट, मैं दिल कर रहा है उसको ना बस वो फिर खुदकुशी कर ले वो या फिर केमिस्ट्री छोड़ के। तो बेसिक कंसेप्ट बड़े जरूरी हैं बच्चों। वो मेरा लेक्चर सुन लें जिसको नहीं पता यार, ठीक है, इस पे ग्रिप करें। तो ये देखें, ये कार्बन जो है, इसके साथ इस तरफ क्लोरीन अटैच है, डायरेक्ट, इसके साथ डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा कार्बन से, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये कार्बन जवाब में किससे विदड्रॉ करेगा? हाइड्रोजन से। ठीक है। और मजीद ये कार्बन आगे इस कार्बन से अटैच है और इसके साथ दो क्लोरीन है, तो ये दोनों क्लोरीन इस कार्बन से विदड्रॉ करेंगे, ये आगे इससे विदड्रॉ करेगा, ये आगे फिर इनसे तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं। एक तरफ से तो डायरेक्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट हो रहा है कि ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच उसके साथ दो क्लोरीन। तो एक तो हमने ये इन्वायरमेंट स्टडी कर लिया। एक और इन्वायरमेंट है, देखिए इन इनका इन्वायरमेंट क्या है इन मिथाइल ग्रुप्स का, कि इन ये जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है। सो इस पर उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, ये आगे जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, एटम्स अटैच है। सो ये इससे विदड्रॉ करेंगे, ये इधर से भी कर रहा होगा, इधर से भी करेगा विदड्रॉ, ये इधर से विदड्रॉ करेगा, यहाँ पर कुछ पार्शियल पॉजिटिव आएगा थोड़ा सा, ये फिर आगे हाइड्रोजन से विदड्रॉ करेगा। तो मुझे बताएं, इन दो तरह के हाइड्रोजन में से ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों में से किस के हाइड्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मिथाइल या मिथाइलिन? मिथाइलिन। तो मिथाइलिन जो है ये लेस शील्डेड है, या डी शील्डेड, डी शील्डेड ये इतने भी नहीं है, पर फिर भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लोरीन। तो ये डी शील्ड समझ लें, हो रहे हैं, लेस शील्डेड है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो शील्डिंग इनकी कम हो रही है। तो ये डाउन फील्ड, तो देखा, ये देखें, ये पीक आएगी स्पेक्ट्रम के किधर आ रही है, लेफ्ट साइड पर आ रही है, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे आएगी, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अभी एक्स एक्सिस पर क्या है ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहरहाल फ्रीक्वेंसी यहाँ ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर। एक बात ध्यान से सुन लें यहाँ पे, कि हम ज्यादातर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं वो हम फील्ड स्वीप का यूज करते हैं। फील्ड स्वीप से मुराद है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, कि हम रेडियो वेव्स कांस्टेंट रख लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, वो स्वीप करते हैं, जैसे झाड़ू नहीं देते, पहले एक तरफ से शुरू होते हैं, फिर साफ करते हैं, तो पूरा थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा फील्ड स्वीप करते हैं। तो
किसी खास मैग्नेटिक फील्ड पर जाकर पीक आ जाती है, ये वाली पीक आ जाएगी, एब्जॉर्बेंस शो हो जाएगी, पीक आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो वैल्यू दी गई है ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं दी गई, ये हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी में दी गई है। इसकी रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो इजीली निकल आता है, मैग्नेटिक फील्ड का जरा इतना वो नहीं होता। तो कन्वेंशनली हम ये वैल्यूज लेते हर्ट्स में हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे भी हर्ट्स में ही आती है, बेशक वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू इस बात के अकॉर्डिंग यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ही आनी चाहिए ना, कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पर पीक आई है। बट उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ऑटोमेटिकली जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो हर्ट्स में चेंज करता है और हर्ट्स में ये रीडिंग्स देता है। हालांकि हर्ट्स यानी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रखी जाती है, बट ये उसको मैग्नेटिक फील्ड को हर्ट्स में चेंज करता है। और इसको चेंज करने का जो फार्मूला है वो ये है 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 4260 हर्ट्स। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड को हर्ट्स में चेंज कर लिया जाता है। तो ये हमारी बातें होगी इधर। अच्छा, अब हम दूसरी पीक पर आ जाते हैं, ये वाली peak। ये किसकी वजह से आ रही है? दिस इज ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। ये अप फील्ड है, आप देख रहे हैं ये किधर है, राइट साइड पर है, अप फील्ड है। तो ये क्यों है अप फील्ड? क्योंकि ये जरा फिर भी शील्डेड है, प्रोटॉन, इन पर फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी निस्बत, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इनके कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच नहीं था। ठीक है। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आपके ब्रेन को मैं थोड़ा तंग करने लगा हूं। अगर ऐसा होता, सपोज सपोज ऐसा हो, यहाँ कोई ऐसा भी प्रोटॉन हो जो डायरेक्ट हाइड्रोजन, डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग से अटैच है, हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी, यानी एच के साथ एफ है या एच के साथ ओ है, ठीक है, तो उसकी पीक फिर किधर आनी है? इन दोनों से इधर आनी है, इधर आनी है, यानी डाउन फील्ड आनी है, अप फील्ड आनी है, ये दोनों के बीच में आ जाएगी। शाबाश। डियर, देखें यहाँ जो हाइड्रोजन हैं ये डायरेक्ट ये कार्बन से अटैच है, वो कार्बन आगे किसी कार्बन से अटैच, वो आगे जाके किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग से अटैच है। इस केस को देख लो, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग से अटैच है। तो इसका, इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का असर है इस एच पर जो पड़ रहा है वो बनिस्बतन कम होगा उसके जब एच के साथ डायरेक्ट एफ लग गया। तो ऐसे एच के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, बहुत ही कम होंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेचारे की खींची गई सारी, क्योंकि एच के साथ डायरेक्ट एफ आगे लग गया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि एच सी से है, सी आगे किसी से है, तो उतनी देर में तो वो रिश्ता ही टूट जाता है, इतने लंबे रिश्ते हों तो तो देखिए ना, ये एफ क्या, एफ डायरेक्ट एच से अटैच है। तो एफ, इसको कितना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा हुआ है, तो ये बेचारा डी शील्ड हुआ पड़ा है। तो डी शील्ड डाउनवर्ड आएंगे, डी से डी शील्ड, डी से डाउनवर्ड। तो जिन बच्चों ने डाउनवर्ड दिया था, डाउन फील्ड वाली बात कही थी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है।
ये मैंने आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन दिया। यहाँ पर ही मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो पीक की हाइट है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताती है। पीक की हाइट पीक की पोजीशन एनवायरनमेंट के बारे में बताती है कि वो कितना शील्ड है, कितना डी शील्ड है। अगर वो डी शील्ड होगा तो पीक डाउन फील्ड में आएगी, अगर वो शील्डेड होगा तो पीक अप फील्ड में आएगी। और अगर पीक की हाइट जितनी ज्यादा होगी, इसका उसमें प्रोटॉन उतने ज्यादा है। वैसे एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखना काफी है। अच्छा, ये तो हम इस पे चले गए। अब बस एक दो बातें इसमें रह गई, वो ये है कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट हम एनएमआर में स्टैंडर्ड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड के बारे में ये मैंने डाटा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। स्टैंडर्ड जरूर पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाकी डॉक्टर यूनुस की बुक से भी आप पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ कि डिटेल टॉपिक पढ़ा करो। तो स्टैंडर्ड को हम जो है वो जीरो वैल्यू दे देते हैं हर्ट्स में। तो स्टैंडर्ड से पीक का जो डिस्टेंस होता है ना, या डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। जहां स्टैंडर्ड की पीक आ रही है, स्टैंडर्ड की पीक जीरो पे आती है, वहां से लेके जो हमारी सैंपल की पीक आ रही है, उस इन दोनों के डिफरेंस को केमिकल शिफ्ट। तो इसकी केमिकल शिफ्ट इस पीक की और होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट और होगी। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को तीन तरह से लिया जा सकता है। तीन तरह से। एक हम लेते हैं हर्ट्स के लिहाज से, जैसे यहां पर लिया गया है हर्ट्स। तो यहाँ तकरीबन इसकी पोजीशन आ रही है कोई 150 हर्ट्स, ये इसकी केमिकल शिफ्ट है। और इसकी कोई केमिकल शिफ्ट आ रही 250-60 हर्ट्स। बट हर्ट्स में केमिकल शिफ्ट लेने का एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर लें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, तो फिर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये आपके सामने एग्जांपल है। ये ए वाली जो डायग्राम है, ये 60 मेगाहर्ट्ज वाला एनएमआर यूज किया हुआ है, यानी 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं वो इसमें यूज है। इस केस में इसकी केमिकल शिफ्ट आ रही है, पीक्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम 100 वाला यूज करते हैं, तो फिर पीक्स की पोजीशन देखें, चेंज नहीं होगी। देखें, ये तकरीबन 220-30 पे चलेगी, और ये कोई 400 पे चलेगी। इसकी रीजन सिंपल है। अगर आप ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला यूज करेंगे तो आपको फिर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पर जाकर पीक्स आएंगी। ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हम चेंज मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, लेकिन वैल्यूज हर्ट्स में लेते हैं। तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करेंगे। तो ज्यादा हर्ट्स वाला लेने से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी स्पिन करवाने के लिए, तो फिर ज्यादा। तो ये प्रॉब्लम है अगर आप फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। अगर आप हर्ट्स में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लेते हैं। दूसरी, सेकंड वन, वो है डेल्टा। डेल्टा का फायदा ये होता है कि
इससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप देखें, ये नीचे डेल्टा वैल्यूज हैं। अब देखें, 60 वाले में भी डेल्टा वैल्यू तकरीबन आ रही है 2.2 के करीब और इधर 4 के करीब, और 100 वाले में भी डेल्टा वैल्यू वही आ रही है 2.2 के करीब और इधर 4 पे आ रही है। तो डेल्टा में अगर आप लेते हो ना केमिकल शिफ्ट, डेल्टा में अगर लेते हो तो फिर ये मसला नहीं आता। फिर आप जो मर्जी स्पेक्ट्रोमीटर यूज करें, डेल्टा वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, वो वही होती है जो किसी एक में आ रही वही दूसरे में आएगी। तो ये जरा फायदा हो जाता है हमें कि, क्योंकि अगर एनएमआर स्पेक्ट्रम करवाया गया तो फिर साथ अगर हम डेल्टा वैल्यू ना लें, हर्ट्ज वाली वैल्यू लें ना, तो फिर साथ में पूछना पड़ेगा भाई तुमने ये 60 वाले पे करवाया है या 100 वाले पे करवाया है। लेकिन अगर हम डेल्टा वैल्यू यूज करते हैं ना केमिकल शिफ्ट की, हम डेल्टा वैल्यू यूज करते हैं केमिकल शिफ्ट की, तो फिर हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि तुमने एनएमआर कौन सा यूज किया। फिर हम स्पेक्ट्रम से बस हमें पता होगा कि डेल्टा वैल्यू तो वही आती है, चाहे जो मर्जी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करें। लेकिन ये वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला कहाँ था? शायद फिर वो मैंने, नहीं ऊपर है, ये है फॉर्मूला। ये है डेल्टा लेने का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी किसी प्रोटॉन की आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, उसको माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी माइनस स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एनएमआर ऑपरेट कर रहा है। अगर 60 वाला है तो नीचे 60 आ जाएगी म्यू नॉट में, और अगर 100 वाला है तो नीचे 100 आ जाएगा। ये इससे फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 पावर 6, इस मेगा को न्यूट्रल करने के लिए। मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है ना, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वैल्यू ज्यादा छोटी ना आ जाए। तो ये है, अगर आपने किसी की भी डेल्टा फाइंड करनी है तो आपको उस हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी पता हो, स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी पता हो जो टीएमएस यूज होता है, और फिर जिस फ्रीक्वेंसी पर एनएमआर ऑपरेट कर रहा है वो पता हो, तो आप इस तरह डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर दें, फिर 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाए। ठीक है, ये आप बुक पर देखना, बुक वाले ने ना सॉल्व किया हुआ है इसको, उसने ये दोनों निकाल के दिखाई हुई हैं। ये भी उसने 60 वाले पे भी डेल्टा की वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है और 100 वाले पे भी दिखाई है, फिर उसने कहा देखो सेम आ रही है। ठीक है, वो आप देख लेना। अब लास्ट इसमें एक दो बात है। डेल्टा वैल्यू की प्रॉब्लम ये है, ड्रॉबैक इसका ये है डेल्टा वैल्यू का, कि जो डाउन फील्ड पीक्स आती है ना, वो डेल्टा वैल्यू उसके लिए हाई आती है। तो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा घूमना पड़ता है कि जो हाई वैल्यू है दरअसल वो डाउन फील्ड है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम सी बनती है। यानी डेल्टा वैल्यू अगर हाई है, इसका मतलब वो पीक डाउन फील्ड पे हुई है, एब्जॉर्बेंस डाउन फील्ड पे हुई। ये प्रॉब्लम आती है बस, ये ड्रॉबैक है। अच्छा, और इस ड्रॉबैक को फिर खत्म करने के लिए केमिकल शिफ्ट को तीसरी तरीके से लिया जाता है, उसको कहते हैं टॉ वैल्यू। मैंने आपको टोटल 3 तरीके केमिकल शिफ्ट के बता दिए, एक हर्ट्स में जो कि असल में मैग्नेटिक फील्ड की ही वैल्यू होती है, गाज होती है, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है फ्रीक्वेंसी में। मैंने आपको रिलेशनशिप भी बताया, 1 गाज इक्वल टू 4 to 6 GHz। दूसरी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ली जाती है डेल्टा में, यूनिट उसकी पीपीएम।
तीसरी वैल्यू ली जाती है टॉ में, इसकी यूनिट भी पीपीएम। अब टॉ आजकल नहीं यूज होती, लेकिन अर्ली लिटरेचर में ये यूज होती थी। और इसमें हम क्या करते थे, जो हमारा टेट्रामिथाइल जो स्टैंडर्ड था, टीएमएस जो स्टैंडर्ड है हमारा, इसकी वैल्यू हम ले लेते थे 10। डेल्टा में इसकी वैल्यू कितनी होती, 0। और टॉ में इसकी वैल्यू होती 10। और टॉ और डेल्टा का रिलेशनशिप ये है, सिंपल सा है। टॉ इज इक्वल टू 10 - डेल्टा। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे फिर फायदा ये होता है कि अप फील्ड के लिए टा की वैल्यू हाई होती है, और डाउन फील्ड के लिए टा की वैल्यू कम होती है। ये इसका फायदा हो जाता है। बट मजे की बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि टा का फायदा तो है, पर इसे यूज नहीं किया जाता। इन प्रैक्टिस ये नहीं है। पाकिस्तान में जैसे डेमोक्रेसी का फायदा तो है, पर प्रैक्टिकली नहीं है। तो हाँ, ऐसे ही है बच्चे। करप्शन करप्शन जी, हो खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली बढ़ गई। हम गरीब अवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो अवाम और गरीब हो रही है। तो हमारे हमें तो ये कहना चाहिए, वो सलमान खान का डायलॉग है, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान ना कर। हाँ जी। जो सियासतदान ना किस चीज का नाम ले लेता है ना कि मैंने उस पर काम करना है, वो और खराब हो जाता है। लो बच्चों, ये था मेरा आपसे आज का टॉपिक। स्टैंडर्ड आपने खुद देख लेना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और फिर कुछ जैसे आईआर में हमने पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स पीक्स को इफेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हैं। ये आप बेहतर है आप बुक से पढ़ लेना। और और पढ़ना किस तरह है ये मैं आपको बता दूं। पढ़ना इस तरह है कि मेन देखना है वो कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल बेशक एक देख लो या दो देख लो, काफी है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, बस। ज्यादा डिटेल में बेशक ना पढ़ो। हाँ, ये लेंथी है, तो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं कि कितना कितना उसमें से करना है। तो मैंने बच्चों आप जैसे ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, बीच में ही देखें कि करवा दिए। ये देख, अब ये कंपैरिजन कर रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। फ्लोरीन कार्बन से अटैच है, कार्बन आगे H से अटैच है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट होगा। ये हाइड्रोजन्स को डी शील्ड करेगा, और डाउन फील्ड पर एब्जॉर्बेंस होगी। डाउन फील्ड की डेल्टा वैल्यू हाई होती है, जो कि इसकी प्रॉब्लम भी थी। तो देखें इसकी डेल्टा वैल्यू हाई आ रही है। तो ये जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो वैल्यूज सारी प्रैक्टिकली पढ़ते हैं ना, ये प्रैक्टिकली भी इंस्ट्रूमेंट से वो वैल्यूज इसको प्रूफ करती हैं कि वाकई ऐसा है। ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव फैक्ट में कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। आप किसी एक को कर लें, इसको आप कर लें, ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, तो दोनों जो हाइड्रोजन दोनों तरफ के हैं, ये अच्छे खासे शील्ड हो जाएंगे। जिसकी शील्डिंग ज्यादा होगी वो अप फील्ड पे जाएगा, जिसकी अप फील्ड होगी उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी। तो देखो कितनी कम है, 0.9।
मैं आपका टेस्ट लूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, बाकी फिर अच्छा इसमें और भी फैक्ट्स हैं, क्या आपने देख लेना, ये इंडक्टिव फैक्ट है, तो दो तीन और हैं वो देख लेना, उसकी एप्लीकेशन सीख लेना, एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देख लेना, लगेंगे वही बेसिक कंसेप्ट ही लगेंगे, कोई नई बात नहीं होगी, बस मैं ये आपको बता दूं, बेस मैंने आपकी बना दी, लगेंगे बेसिक कंसेप्ट। अब मैं एक चीज से आपको टेस्ट करता हूँ कि ये है एक मेथनॉल और ये है एक मेथ ऑक्साइड, ऐसे ही। तो आपने बताना है ये मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन, ये मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन, तो कौन से प्रोटॉन जो हैं वो अप फील्ड पे आएंगे, मिथाइल अल्कोहल वाले या मेथोक्साइड वाले? हालांकि दोनों या दोनों ही सेम होंगे, ये भी आप आपके पास ऑप्शन है। शाबाश, मेथोक्साइड वाले, हाँ जी, ये अप फील्ड आएंगे क्योंकि यहाँ डोनर पड़ा हुआ है, ये ओ पर नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ लोग कहते हैं ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो एक बात तो माइंड में रखते हैं, दूसरी बात नहीं देखते कि उसके ऊपर चार्ज भी तो पड़ा हुआ है, ओ नेगेटिव है चार्ज। तो जब ओ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है या किसी पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो डोनर बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कार्बन को, फिर कार्बन आगे मिथाइल को, तो मिथाइल की शील्डिंग बढ़ जाती है, अब हाइड्रोजन की शील्डिंग बढ़ जाती है, जिसकी शील्डिंग ज्यादा होगी वो अप फील्ड पर जाएगा। ठीक है, और डेल्टा वैल्यू इसकी कम आएगी। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा, और बाकी भी आप देख सकते हैं, बाकी इफेक्ट्स होंगे। ये तो मैंने इंडक्टिव फैक्ट, हाँ, बताया, ये क्योंकि कॉमनली पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए इसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपने भी तैयारी भी करनी होती है, मैं आपको ये ज़्यादा तकरीबन आज मैंने 2.5 घंटे आपको पढ़ाया है, तो इसलिए मैं, अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आपको ये पूरा एलेबोरेट करता, एक्सप्लेन करता। जी इंशाल्लाह, मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और मैंने उसका आपको थोड़ा सा बताना है रामान का, और FTIR का, इनका थोड़ा बहुत हवाला देना है, तो फिर ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, तैयारी करें ध्यान से। अल्लाह हाफिज़।